Good morning, student. And today's topic is neurological assessment. And my name is Dr. Vishal. Let's start the video without any interruption. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो किसके लिए है। एक मेडिकल स्टूडेंट हो, बीपीटी हो, एमबीबीएस हो या नर्सिंग का हो, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और बाकी का कोई अगर फिजियोथेरेपी है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट सीखना चाहते हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। अगर आपको मेडिकल नॉलेज इंक्रीज करनी है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंटरप्शन के। A neurological assessment in physiotherapy focus on identify deficit in the neurological system that affect the movement, coordination, balance, strength, and sensation. The assessment is systematic and detailed to develop target rehabilitation plan. तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का ये हमारा फोकस करता है कि कोई नर्वस सिस्टम में डेफिशिएट, कोई कमी आ गई है जो कि हमारी मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, स्ट्रेंथ और सेंसेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। इन चीज़ों में अगर आप चेंजेस देख रहे हो तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो असेसमेंट से हम जान सकते हैं और फिर उसका अच्छा एक रिहेबिलिटेशन प्लान बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं सब्जेक्टिव असेसमेंट, फिर हम करते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, देन ट्रीटमेंट प्लान। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्टिव असेसमेंट। जो इसका पर्पस क्या होता है कि पेशेंट की हिस्ट्री एंड उसकी कंडीशन को समझना। तो सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं पेशेंट की। इसको हम डेमोग्राफिक डेटा भी बोलते हैं। उसमें नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन और हैंड डोमिनेंस और कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं पेशेंट की। नेम से उसका पता पड़ जाएगा आपको, मेल, फीमेल, जेंडर से मेल, फीमेल, या एज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो बच्चों में ज़्यादा होती है या बूढ़ों में ज़्यादा होती है, या मेल फीमेल का डिफरेंस। कुछ कंडीशंस होती हैं कि जो मेल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, कुछ फीमेल्स में प्रोमिनेंट होती है। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आते हैं हम चीफ कंप्लेंट पे। चीफ कंप्लेंट में हम पेशेंट की कंप्लेंट सुनते हैं कि वो फिजियोथेरेपी क्यों लेना चाहते हैं। अपनी वीकनेस को कम करने के लिए, नमनेस या इम्बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए, नमनेस है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, वीकनेस को रिड्यूस करने के लिए। तो उनकी प्रॉब्लम, उनकी कंप्लेंट को हम उन्हीं के वर्डों में सुनते हैं और इसमें लिखते हैं। फिर हम उनसे जानते हैं कि हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री, इसमें पास्ट, प्रेजेंट और हमारा पेन असेसमेंट और उसकी सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ये सारी हिस्ट्री उसकी आती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंडीशन पेशेंट की कि ये प्रॉब्लम उनको अचानक से स्टार्ट होती है। ऑनसेट में देखते हैं हम सडनली स्टार्ट हुई है, ग्रेजुअली स्टार्ट हुई है। और ये एग्जांपल जैसे कि उनको स्ट्रोक हो गया, न्यूरोलॉजिकल जो केसेस होते हैं, ट्रॉमेटिकल इंजरी है, क्या कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें कोई इंजरी हो गई है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है कोई, तो इन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ड्यूरेशन देखते हैं कि वो कब से स्टार्ट हुई है, और फिर प्रोग्रेशन देखते हैं प्रॉब्लम का कि अभी वो स्टेबल है, उसी कंडीशन में है, या पहले से और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, या इम्प्रूव हो रही है प्रॉब्लम। तो फिर उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स हम पेशेंट के देखते हैं। उसके अलावा कि पेशेंट को उसके बाद क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। वीकनेस देखने को मिल रही है, नमनेस है या नहीं है, टिंगलिंग, पेन सेंसेशन, या उनका बैलेंस तो लॉस नहीं हो गया है, कोऑर्डिनेशंस, स्पीच, विजन एंड स्वैलोइंग इशू तो नहीं है, निगलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। मेनली जो सिम्टम्स होते हैं हमारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, तो ये हमें मोस्ट कॉमनली पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फिर मेडिकल कंडीशंस देखते हैं हम। मेडिकल या सर्जिकल कोई हिस्ट्री तो नहीं है। पास्ट कोई न्यूरोलॉजिकल इवेंट जैसे स्ट्रोक रिपीटेड हो जाता है, पहले एक बार ट्रीट हो गया फिर उसके बाद दोबारा से स्ट्रोक तो नहीं हुआ है। कोई ट्रॉमेटिकल ब्रेन इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तो नहीं है।
तो ये हम पास्ट में कोई उनको प्रॉब्लम हुई हो और उससे भी कोई न्यू कंडीशन डेवलप हो रही हो तो इसलिए हम उनकी पास्ट हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, जिससे हमारा डायग्नोज अच्छे से बन पाए। डायग्नोज ऑफ द कंडीशन लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड पार्किंसन डिजीज और ALS स्क्लेरोसिस, तो इन कंडीशन को हम डायग्नोज करने में इजी होता है। कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं कि दो कंडीशन, तीन कंडीशन एक ही साथ आपको देखने को मिलेंगी केसेस में। पहली ही वाली कंडीशन दूसरी वाली को ट्रिगर करती है, ऐसा भी होता है कई बार। मेडिकल एंड इन्वेस्टिगेशन, तो उनके हम करंट मेडिकेशंस जो चल रही हैं उनको देखते हैं, और इमेज को उनका MRI CT स्कैन या लैब टेस्ट हो तो उनसे भी हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है कि इनकी कितनी इंजरी है, कौन सी ग्रेड की इंजरी है। ये सारी चीज़ें हमें MRI और CT स्कैन से पता पड़ती हैं, लैब टेस्ट से भी हमें पता पड़ता है। अभी हम आते हैं फंक्शनल लिमिटेशंस पे कि इन सारी प्रॉब्लम ने उनके फंक्शंस को कितना इफ़ेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें हमें देखते हैं। उनकी ADLs अफेक्ट हुए, ADLs एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जो डेली लाइफ में काम करते हैं वो कितने इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनका वर्क या हॉबीज़ कितना इम्पैक्ट हो रहा है, वो हम उनके फंक्शनल लिमिटेशंस में जानते हैं। फिर उनके गोल्स और एक्सपेक्टेशन क्या है फिजियोथेरेपी से लेके, तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट से पूछते हैं और नॉलेज गैदर करते हैं। ये हमारी सब्जेक्टिव असेसमेंट कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट पे। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट वो होता है जो डॉक्टर पेशेंट से जानता है। सब्जेक्टिव ये होता है कि जो पेशेंट होता है डॉक्टर को बताता है, और ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि डॉक्टर को वो चीज़ें, साइन को ऑब्जर्व करना होता है, टेस्ट करने होते हैं, पैल्पेट करना होता है, वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में आता है। तो इसका पर्पस क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल जो डेफिशिएंट हो चुकी है, फिजिकल इम्पेयरमेंट होता है, फंक्शनल लिमिटेशंस है, वो डॉक्टर खुद ऑब्जर्व करते हैं और जांचते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑब्जर्वेशन में क्या आता है। ऑब्जर्वेशन में जब अगर आपके पास पेशेंट आता है तो स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें हमारा पोस्चर को देखते हैं, मूवमेंट को देखते हैं, एट्रोफी, मसल एट्रोफी को देखते हैं, स्किन कंडीशन कैसी है उसको देखते हैं। पोस्चर में हम स्पाइनल अलाइनमेंट देखते हैं, स्पाइन का अलाइनमेंट ठीक तो है या नहीं है, क्या स्क्लेरोसिस तो नहीं है, काइफोसिस तो नहीं है। हेड पोजीशंस, हेड की पोजीशन देखते हैं, न्यूट्रल है, हाइपरफ्लेक्शन है, हाइपर एक्सटेंशन है। और लिम की पोजीशन देखते हैं कि छोटा बड़ा तो नहीं है लिम। मूवमेंट देखते हैं, उनके गेट, चलने का तरीका देखते हैं, और वॉलेंटरी मूवमेंट्स देखते हैं, या कोई ट्रेमर तो नहीं है पेशेंट को। तो ये सारी चीज़ों को हम नोटिस करते हैं। एट्रोफी, मसल कोई भी जैसे लेग की मसल हुई या हैंड्स की पैरालिसिस हो जाता है तो मसल एट्रोफी में जाने लगती है, तो मसल वेस्टिंग तो नहीं हो रही उस रीजन में। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। स्किन कंडीशन, इसमें हम कोई पेशेंट को काफ़ी टाइम तक, न्यूरोलॉजिकल जो पेशेंट होते हैं बेड रिडन होते हैं, तो उनको अल्सर तो नहीं हो रहे हैं। अल्सर हो रहे हैं तो वो आपको उन्हें बताना है कि बार बार पोजिशनिंग करनी है, मेडिकेशंस लेनी है, कलर चेंजेस तो नहीं हो रहा है, ट्रॉपिकल चेंजेस तो नहीं हो रहे। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। अगर कलर चेंजेस होते हैं तो कई बार हमारा लिवर भी इन्वॉल्व होता है। अगर येलो कलर हो रहा है, आइज़ में बॉडी येलो हो रही है, तो हमारा लिवर भी इन्वॉल्व होता है इसमें। मेन चीज़ जो मेंटल स्टेटस और कॉग्निशंस को देखना होता है, तो इसमें हम पेशेंट से ओरिएंटेशन लेते हैं, पेशेंट से उसका नाम पूछते हैं, प्लेस पूछते हैं, टाइम पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम असेस करते हैं ओरिएंटेशन में कि पेशेंट कि फुल ओरिएंटेड है या नहीं है। तो इसके लिए हम उसकी मेमोरी चेक करते हैं,
कि मेमोरी उसको प्रीवियस चीज़ें याद हैं, कितनी याद हैं, वो सारी चीज़ें। अटेंशन स्पेन कितना है पेशेंट का, ये भी देखते हैं। और एबिलिटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, वो हमारी बातों को कितना फॉलो कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसमें हमारा GCS स्केल भी आता है, जिसमें हम ग्लासको-ग्लोमा स्केल भी बोलते हैं हम इसको। GCS स्केल होता है जिसमें हम पेशेंट की आई ओपनिंग को देखते हैं, वर्बली रिस्पॉन्स को देखते हैं, मोटर रिस्पॉन्स को देखते हैं। ये 15 तक स्कोर होता है, तो इन स्कोर के आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना वो स्कोर कर पा रहा है। अगर अच्छा स्कोर कर पा रहा है तो पेशेंट के ओरिएंटेड है, कितना ओरिएंटेशन के लिए हम GCS स्केल का यूज़ भी करते हैं। आने वाली वीडियो में देखेंगे कि बाकी के टेस्ट कौन कौन से हम कर सकते हैं और कैसे कैसे हम करते हैं। तो अभी चलते हैं क्रेनियल नेक्स्ट स्लाइड पे। क्रेनियल एग्जामिनेशन। क्रेनियल एग्जामिनेशन में हम क्रेनियल नर्व्स की एग्जामिनेशन करते हैं कि सारी नर्व्स अपना परफेक्टली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या किसी नर्व का इम्पेयरमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है, जो हमारी स्मेल को टेस्टिंग के लिए होती है। सेकंड हमारी ऑप्टिक नर्व, जो हमारे विजुअल एक्यूटी और विजुअल फील्ड और प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं। इसमें थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ जो नर्व होती है, थर्ड हमारी ओक्यूलोमोटर, फोर्थ हमारी ट्रोक्लियर एंड सिक्स एब्ड्यूसेंस, जो हमारी आई मूवमेंट और प्यूपिल रिस्पॉन्स के लिए को इंडिकेट करती है कि वो टेस्ट कर सकते हैं, उसके इम्पेयरमेंट को हम जान सकते हैं। फिफ्थ हमारी होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व, जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन और मैस्टिकेशन स्ट्रेंथ को हम उसमें चेक कर सकते हैं। सेवंथ में हम फेशियल एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए, टेस्ट को चेक करने के लिए हम सेवंथ फेशियल नर्व को हम टेस्ट करते हैं, फेशियल नर्व के हम टेस्ट करते हैं। आने वाली वीडियो में देखेंगे कि हम इनको कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं। अभी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम पहले असेसमेंट पे फोकस करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। एट्थ हमारी वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, हेयरिंग एंड बैलेंस के लिए हमारी 8 नर्व की टेस्टिंग होती है, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। एंड नाइन्थ हमारी ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व, जो हमारी स्वलोइंग एंड गैग रिफ्लेक्स के लिए आइडेंटिफाई की जाती है, इसकी हमारी टेस्टिंग होती है। एंड हमारा 11th एसेसरी नर्व, शोल्डर स्ट्रैगिंग एंड हेड रोटेशन के लिए ये इसकी टेस्टिंग की जाती है। अगर शोल्डर स्ट्रग कर पा रहा है और हेड रोटेशन कर पा रहे हैं तो वो नर्व ठीक है, नहीं तो अगर इम्पेयरमेंट है तो वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। टंग मूवमेंट के लिए हमारी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स होती है, तो इसको हम चेक करते हैं। अभी हम देखेंगे मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन, कि हम मोटर सिस्टम को कैसे एग्जामिन कर सकते हैं। मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन में हम टोन को देखते हैं, मसल की स्ट्रेंथ को देखते हैं, कोऑर्डिनेशंस को देखते हैं। टोन में हम क्या असेस करते हैं, हाइपरटोनिया, टोन इंक्रीज हो गई है। हाइपोटोनिया, हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना, हाइपर अगर आप देखोगे कहीं पे भी हाइपर वर्ड का यूज हो रहा है तो उसका मतलब होता है कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है। हाइपो वर्ड का जहाँ यूज हो रहा है तो उसका मतलब कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है। तो हाइपरटोनिया मतलब टोन का इंक्रीज हो रही है, एंड हाइपोटोनिया
टोन डिक्रीज हो रही है। स्पास्टिसिटी मसल स्पाज्म में तो नहीं गई है, तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रेंथ, मसल की स्ट्रेंथ चेक करते हैं, वो MMT स्केल होता है, उसको मैनुअल मसल टेस्टिंग ग्रेड 0 to 5 तक होता है, तो हम उसमें MMT उसकी स्ट्रेंथ मसल की चेक करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं। कोऑर्डिनेशन चेक करना होता है, नोज टू फिंगर टू नोज, फिंगर को टच कराते हैं, फिर नोज को टच कराते हैं, ऐसे हमारे कोऑर्डिनेशन टेस्ट होते हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा हील टू साइन एंड रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट्स करा के हम पेशेंट से देखते हैं कि उसके मोटर्स ठीक ढंग से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर हम पेशेंट के रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, रिफ्लेक्सेस, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, जैसे बाइसेप, ट्राइसेप, पटेला एंड एक्िलस, इन चीज़ों के हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, प्लांटर रिफ्लेक्सेस आते हैं इसके अंदर, एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस आता है, एंड पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस बिविंस्की एंड क्लोनस, ये हमारे पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस होते हैं। फिर हमारे सेंसरी एग्जामिनेशन में हम लाइट टच, पेन सेंसेशन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन एंड 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशंस, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। लाइट टच में हम कॉटन वूल को टच करके देखते हैं पेशेंट को कि उसे फील हो रहा नहीं हो रहा। पेन सेंसेशन, पिन प्रिक टेस्ट होता है, उसमें हम पिन को चुबा के देखते हैं कि पेशेंट को पेन फील होता है नहीं होता। टेम्परेचर में हम टेस्ट करते हैं कि ठंडा गर्म ऑब्जेक्ट को टच करके उसको टेम्परेचर का सेंसेशन होता है नहीं हो रहा है। वाइब्रेशंस, एक फोक होती है, ट्यूनिंग फोक, उसको हम बोनी प्रोमिनेंस पे पहले उसको वाइब्रेट करके और फिर उसको बोनी प्रोमिनेंस पे लगा के देखते हैं कि उसको वाइब्रेशंस फील हो रही नहीं हो रही है। प्रोप्रियोसेप्शन, जॉइंट पोजीशन, उसकी आईज क्लोज करके उसकी जॉइंट्स पोजीशन की सेंसेशन पूछते हैं कि आपका पैर फ्लेक्शन में है, एक्सटेंशन में है, नी फ्लेक्शन में, एक्सटेंशन में है। तो प्रोप्रियोसेप्शन सेंसेशन उसका ब्रेन कर पा रहा नहीं कर पा रहा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये हम एक टेस्ट करते हैं कि 2 फिंगर्स को टच करते हैं कि और पेशेंट से पूछते हैं कि आपको ये फिंगर्स फील हो रही है नहीं हो रही है। तो इस सेंसरी एग्जामिनेशन से हमें पता पड़ता है कि अगर कोई भी चीज़ पेशेंट को फील नहीं होती है तो उसमें पता पड़ता है कि ये पेशेंट को इम्पेयरमेंट हो रहा है। जैसे लाइट टच फील नहीं होता तो पेशेंट की सेंसेशन डिक्रीज हो रही है, तो न्यूरोलॉजिकल साइन है ये। नेक्स्ट चलते हैं हम बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। पेशेंट के जब न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट होते हैं तब बैलेंस गेट काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो इसमें देखते हैं हम पेशेंट को सिस्टमेटिक, इसमें फर्स्टली देखते हैं स्टैटिक बैलेंस, डायनेमिक बैलेंस, कि पेशेंट को एक जगह अगर स्टैंड कर रहे हैं तो वो खड़ा हो पा रहा नहीं हो रहा, उसमें रोमबर्ग टेस्ट करते हैं हम आई क्लोज करके और ओपन करके दोनों टाइप से हम करते हैं। डायनेमिक बैलेंस, इसमें हम टेंडम वॉक करा के देखते हैं, सिंगल लेग स्टांस, एक पैर पे खड़े करके पेशेंट को देखते हैं। एंड हमारा गेट एनालिसिस, पेशेंट को चला के देखते हैं कि स्टेप लेंथ देखते हैं कि एक पैर से पैर की दूरी कितनी है, और स्ट्राइड कैडेंस, एंड ये कंपोनेंट होते हैं हमारे वॉकिंग गेट के, तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। फंक्शनल टेस्ट करते हैं हम, फंक्शनल टेस्ट में हमारा टाइम अप, टाइम एंड गो एंड वर्क बैलेंस स्केल्स होता है, डायनेमिक गेट इंडेक्स होता है, ये सारे टेस्ट भी हम करते हैं। फंक्शनल मूवमेंट असेसमेंट, अब पेशेंट की हम फंक्शन जो मूवमेंट है उसको असेस करते हैं कि पेशेंट बैड मोबिलिटी कर पा रहा नहीं कर पा रहा, जैसे बैड रोलिंग, अगर रोलिंग सुपाइन टू सिट ट्रांजेक्शन, तो पेशेंट कर पाता नहीं कर पाता है, क्योंकि बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं।
अगर पेशेंट इनको खुद से कर नहीं पाता तो हमें री एजुकेट करना होता है पेशेंट को कि बैड एक्टिविटीज़ बैड मोबिलिटीज़ करानी होती हैं। तो उसमें हमारी रोलिंग आती है, पेशेंट को साइड करवट कराना, वो पेशेंट धीरे धीरे खुद से कर पाए, ये सारी चीज़ों को हम मूवमेंट कराते हैं। और सुपाइन टू सिट, सीधा होके कैसे हमको बैठना है, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। ट्रांसफ़र, पेशेंट को ट्रांसफ़र कैसे करना है स्टार्टिंग में आप उसको सिखाते हैं, री एजुकेट करते हैं। सिट टू स्टैंड में कैसे जाना है, बेड टू चेयर पे कैसे जाना है। एडीएल्स, ब्रशिंग ऑफ द टीथ एंड कॉम्बिंग हेयर एंड ईटिंग, ये छोटी छोटी एक्टिविटी हमें पेशेंट को असेस करते हैं स्टार्टिंग में। अगर कर पाता है तो वेरी गुड, एंड नहीं कर पाता है तो उनको हम पेशेंट को री एजुकेट करते हैं। फिर हमारे स्पेशल टेस्ट आते हैं, जैसे स्पास्टिसिटी को चेक करने के लिए हम मॉडिफाइड एशवॉर्थ स्केल होता है, जो हम पेशेंट की स्पास्टिसिटी को चेक करते हैं कि स्पास्टिसिटी कौन से ग्रेड की है। और अटैक्सिया, फिंगर टू नोज एंड हील टू साइन, हम उसके अगर कोऑर्डिनेशन को चेक करना है, बैलेंस को चेक करना है तो अटैक्सिक गेट, और ये हमारे फिंगर टू नोज, ये हमारे कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए होता है। कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को चेक करने के लिए हम फिंगर टू नोज एंड हील टू साइन, ये हमारे टेस्ट्स होते हैं। वेस्टिबुलर टेस्ट, वेस्टिबुलर टेस्ट होते हैं हमारे डिक्स, हेल्पिक एंड हेड इम्पल्स टेस्ट, तो इनको भी हम करके देखते हैं वेस्टिबुलर को टेस्ट करने के लिए। फिर हम फाइनली अपना डायग्नोज बनाते हैं। उससे पहले हम डिफरेंशियल डायग्नोज को भी चेक करते हैं कि इससे रिलेटेड कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जो आपने फाइंड किया है तो क्या क्या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती हैं, तो उस हिसाब से हम अपना डायग्नोज बनाते हैं। उसमें आपको एमआरआई, सीटी स्कैन एंड लैब टेस्ट, बाकी के टेस्ट और साइन सिम्टम्स आपने क्या ऑब्जर्व करे हैं, तो उसके बेसिस पे आप डायग्नोज बनाते हैं कि आपको पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है, नर्व्स पैल्सी हुई है, रेडिकुलोपैथी प्रॉब्लम है, तो हमें डायग्नोज करते हैं। फिर उसका हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। इसमें हम ट्रीटमेंट प्लान में हम 2 गोल्स रखते हैं, शॉर्ट टर्म्स गोल्स एंड लॉन्ग टर्म्स गोल्स। तो सबसे पहले ये पर्पस क्या होता है ट्रीटमेंट प्लान बनाने का, कि हम पहले तो उसकी इम्पेयरमेंट को हमने जान लिया है, अब उसके फंक्शंस को हमें इम्प्रूव करना है। कोई दिक्कत आ रही है तो उनको प्रिवेंट करना है, कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ने नहीं देना है। अगर पेशेंट की रिकवर नहीं कर सकता, बहुत सारी प्रॉब्लम होती, क्योर नहीं होती, तो एटलीस्ट हमें पेशेंट को पेन से और थोड़ी मूवमेंट इंक्रीज़ करनी है। और मेन चीज़ होता है कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस और मेंटेन करके रखना है, कि बढ़ने नहीं देना है। तो शॉर्ट टर्म में हम पेशेंट को किन चीज़ों पे फोकस करेंगे। शॉर्ट टर्म में जो हम फोकस करते हैं, शॉर्ट टर्म में हम पेन को रिड्यूस करते हैं। अगर टोन एबनॉर्मलिटी है तो उसको ट्रीट करते हैं, रेंज ऑफ मोशन पे काम करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर हमारा पेन रिड्यूस हो चुका है, रेंज ऑफ मोशन भी थोड़ी इम्प्रूव हो गई है, तो अब पेशेंट को जो हमारे न्यूरो के केसेस होते हैं वो काफ़ी डिपेंडेंट केसेस हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है, स्ट्रोक आ चुका है, तो उन्हें रिस्टोर द फंक्शन इंडिपेंडेंसी, वो खुद से सब कुछ कर पाएँ, तो ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। प्रिवेंट द सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, और जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं दोबारा से, उनको हम प्रिवेंट करते हैं और उनको एजुकेट भी करते हैं पेशेंट को। ट्रीटमेंट प्लान में हम क्या क्या उनको कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल फैसिलिटेशन टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स होती हैं हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। पीएनएफ आपने काफ़ी सुना होगा, तो प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक्स होती हैं, तो हम उनका यूज़ करते हैं। वो बात होता है न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स होती हैं फॉर टोन नॉर्मलाइजेशन, टोन को नॉर्मल करने के लिए हमारी वो बात और एंटिटी टेक्निक्स होती हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। एंड स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग, हम मसल की जो मसल वीक हो गई हैं उनको हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं, और जो मसल बहुत ज़्यादा स्पाज्म में जा रखी है तो उनको हम स्ट्रेचिंग करते हैं।
स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस कराते हैं। अगर बैलेंस कोऑर्डिनेशन उनका बहुत ज़्यादा कॉमनली डिस्टर्ब मिलता है तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं वोबल बोर्ड का यूज़ करते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। बैलेंसिंग बीम हुआ, डायनेमिक एक्सरसाइजेस उनको कराते हैं। गेट ट्रेनिंग, उसका चलने का गेट को ट्रेन करते हैं पेशेंट को। उसके लिए हम हेल्प ले सकते हैं पैरेलल बाल का, वॉकिंग एड्स जैसे हमारे क्रचेस, केन हुई, रोबोटिक असिस्टेंट। अगर बिल्कुल ही पेशेंट डिपेंडेंट हो चुका है तो रोबोटिक असिस्टेंट डिवाइस का भी हम यूज़ कर सकते हैं। फंक्शनल रीट्रेनिंग एंड पेशेंट को उनके एडीएल जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो खुद करते हैं, कॉम्बिंग हुआ, बटन को लगाना हुआ या सॉक्स पहनना हुआ, तो ये छोटी छोटी होते हैं। ब्रश टीथ को ब्रशिंग करना हुआ, तो ये चीज़ें हम पेशेंट को प्रैक्टिस कराते हैं, रीट्रेन कराते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली सारे छोटे छोटे काम कर पाएँ स्टार्टिंग में और धीरे धीरे मैक्सिमम इंडिपेंडेंट हो पाएँ। स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं चीज़ों की। फिर इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ हम यूज़ करते हैं, उसमें हमारा FES मसल एक्टिवेशन, मसल स्टिमुलेटर्स होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं मसल को स्टिमुलेट करने के लिए। फैराडिक करंट, गैल्वेनिक करंट होते हैं। टेंस होता है पेन को रिड्यूस करने के लिए। वेस्टिबुलर अगर कोई प्रॉब्लम तो रिहैब उसके लिए गेज स्टेबलाइजेशन और हैबिचुअल एक्सरसाइजेज होती हैं। एंड पेशेंट को एजुकेशन करने के लिए कि न्यूरोलॉजिकल पेशेंट काफ़ी जैसे रिकवर होने लगता है तो पेशेंट की फैमिली को हमें एजुकेट करना पड़ता है कि पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन को कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। अगर पेशेंट कई बार क्या होता है कि खड़े हो सकते हैं बट कहीं ना कहीं उनको वीकनेस रहती है तो वो फॉल ना हो जाए, तो उसको हमें पेशेंट की फैमिली को बताना होता है और पेशेंट को भी एजुकेट करना होता है कि फॉल के चांसेस होते हैं तो आप सपोर्ट के साथ ही उठिए और किसी की सुपरविज़न में ही। अगर थकान होती है तो आप बैठ जाइए चेयर वगैरह पे इजीली, आपको ज़्यादा अपने अंदर से फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें आप गिर भी सकते हो। और प्रमोट द सेल्फ केयर, और सेल्फ केयर के लिए हमें पेशेंट को एजुकेट करना होता है। रीअसेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, जब पेशेंट को ये सारी चीज़ें करते हैं काफ़ी टाइम लग जाता है न्यूरोलॉजिकल को पेशेंट को ट्रीट करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। डॉक्टर को भी पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंट को भी पेशेंस रखना होता है, तब जाके काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आते हैं। तो रेगुलर उसकी असेसमेंट की जाती है कि स्ट्रेंथ कितनी इंक्रीज़ हो रही है, रेंज ऑफ मोशन कितना इंक्रीज़ हो रहा है, एंड फंक्शनल एबिलिटी, बैलेंस कितना इम्प्रूव हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि पेशेंट के ट्रीटमेंट में कुछ एडजस्टमेंट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो और आगे भी न्यू वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।